ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे काफ़ी दिनों से फिजिक्स की वीडियो ही अपलोड हो पा रही थी, लेकिन आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैंने स्टडी करवाया है आपको सम बेसिक कंसेप्ट। इस वीडियो में अपन स्टडी करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, कितने प्रकार के लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं और क्या क्या इनका मीनिंग है और क्यों इनको स्टडी करते हैं। तो इन लॉज के ऊपर मेरी 5 वीडियोस आएगी, दैट इज 5 ही हमारे पास लॉज हैं और 5 ही वीडियोस आएंगी जिसमें मैंने डिटेल में पहले आपको समझाया होगा कि व्हाट इज मेंट बाय दिस लॉ एंड उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, उसके क्वेश्चंस काफी सारे अपन डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे कि केमिस्ट्री के अंदर अपन एनालिसिस बहुत करते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस बहुत करते हैं कि कोई चीज की कितना वेट किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, इतनी ऑक्सीजन इसके साथ जा रही है, इतनी कार्बन इसके साथ जा रही है। तो इन सभी को स्टडी करने के पीछे एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, उस सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क को अपन डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉस, विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स केमिकल केमिस्ट्री में किए और उन्होंने रिजल्ट्स निकाले कि ये चीजें तो ऐसी ही रहती हैं या ये कुछ नियम फॉलो करते हैं केमिकल कंपाउंड्स। तो जो नियम है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो केमिकल कंपाउंड्स फॉलो करते हैं वाइल रिएक्टिंग, उन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो अपन शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है अर्चित महाजन और आपका ये चैनल है इश्के साइंस। तो बच्चे अपन शुरू करने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहला समझ आता है कि ये लॉज बनाए क्यों और ये बने कैसे। तो केमिस्ट इन 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी, जो केमिस्ट थे, केमिस्ट मतलब जिनसे दवाई नहीं लेते, केमिस्ट मतलब जो पीएचडी इन केमिस्ट्री है, ठीक है। तो केमिस्ट जो थे उन्होंने 16, 17 और 18 सेंचुरी में परफॉर्म्ड a number of chemical reactions and concluded that, उन्होंने कंक्लूड किया कि some principles are never disobeyed by a chemical reaction। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कभी भी डिसोबे नहीं करता कोई भी केमिकल रिएक्शन। सच प्रिंसिपल ऐसे प्रिंसिपल्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो कभी केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है, ठीक है, कैन बी अप्लाइड टू एनी केमिकल रिएक्शंस। तो ये जो प्रिंसिपल हैं इनको कहीं भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपन लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एंड दीज प्रिंसिपल are then said to be laws of, ये बच्चे मेरा डी नहीं है, ये एल है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट थे उन्हें केमिस्ट कहते हैं। तो 16th, 17th और 18th सेंचुरी के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन्होंने देखा कि ये कुछ नियम हैं जो हर कोई केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। तो ये जो नियम है, सिंस ये हर केमिकल रिएक्शन पे लग जाते हैं, तो यही नियम को अपन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा। तो केमिस्ट इन 16, 17, 18 सेंचुरी परफॉर्म्ड अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कंक्लूड किया, रिजल्ट निकाला कि सम प्रिंसिपल आर नेवर डिसोबेड। कोई प्रिंसिपल, कई कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कभी भी डिसोबे नहीं करता कोई केमिकल रिएक्शन, मतलब वो हर बार वो वाला प्रिंसिपल फॉलो होता ही होता है। तो सच प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू एनी केमिकल रिएक्शन।
तो ये जो प्रिंसिपल है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। These principles are then said to be laws of chemical combination, और इन्हीं प्रिंसिपल को आगे जाकर क्या कहा गया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अभी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जब हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टडी करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स, और यू कैन से देयर आर 5 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास 5 तरीके के केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं। तो जो पहला लॉ है वो है बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज लॉ नंबर 1। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला लॉ। दूसरा लॉ होता है बच्चे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो जो अगला लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और ये एक सेकंड लॉ है। अब थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये हमारा थर्ड लॉ है। ठीक है, अभी नाम लिख लो, और अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ नोट कर लो इसको, और फिर अपन आगे चलेंगे। अगला होता है बच्चे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये फोर्थ लॉ है। और फिफ्थ लॉ होता है बच्चे लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो मैंने क्या कहा कि केमिस्ट्री में केमिस्ट ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ये पता लगाया कि कुछ चीजें हैं या कुछ नियम हैं जिनके अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शन चलता है, या कोई केमिकल रिएक्शन हम उनको डिसओबे नहीं कर सकता, उनको हमेशा फॉलो करेगा। तो इन प्रिंसिपल्स को हमने कहा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो लॉज अपन ने स्टडी करने हैं वो 5 हैं। 5 तरीके के लॉज होते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो तुम अगर इतना नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। तो चलिए ये मान लेते हैं कि आपने ये लॉ थ्योरी लिख ली होगी, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का मेजर जो फोकस रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। तो जो हमारा मेजर टॉपिक है आज की वीडियो का वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलो स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि ये लॉ पहली तो बात दिया था एंटोइन लवोजियर ने। तो दिस लॉ was given by एंटोइन लेवोजियर। एंटोइन लेवोजियर ने इस लॉ को दिया था। ठीक है, कहता क्या है ये लॉ? बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, या कभी भी कोई फिजिकल या केमिकल चेंज आएगा, तो टोटल मास हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। तो this is the major statement. This law states that in any physical or chemical change, in any physical or chemical change, the total mass of reactant always remains conserved.
टोटल मास कंजर्व्ड रहेगा, टोटल मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इनको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपन इधर लिख लेते हैं पहली एग्जांपल फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज क्या होता है सर, एक ऐसा चेंज जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन खराब नहीं होती। तो फिजिकल चेंज क्या होता है, अ चेंज इन विच केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस डू नॉट चेंजेस। जैसे अ चेंज इन विच केमिकल composition of substance remains the same is called a physical change। तो कोई ऐसा चेंज जिसमें क्या है, आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं खराब हो रही। सर एक एग्जांपल से समझाओ। तो मेरे पास एक चाइना डिश है, मतलब एक प्लेट है सिंपल, उस पर मैंने एक आइस क्यूब रख दिया। तो आइस क्यूब का वेट था 10 ग्राम, वेट ऑफ आइस क्यूब वॉज 10 ग्राम। 10 ग्राम का एक आइस ब्लॉक रख दिया। कुछ देर बाद आइस ब्लॉक पिघल के पानी बन जाएगा। तो इस पानी का वेट करोगे, ये भी 10 ग्राम होगा। तो इस पानी का वेट करोगे तो ये भी क्या होगा, 10 ग्राम। तो समझ क्या आया सर, समझ ये आया कि जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई, जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हुई है, लेकिन मास रिमेन्स सेम। मास पहले भी सेम था, एक फिजिकल प्रोसेस हुआ है, एक फिजिकल चेंज आया है। फिजिकल चेंज कैसे आया है, क्योंकि देखो यहां पर वाटर का फॉर्मूला H2O है और यहां पर वाटर का फॉर्मूला भी H2O है। तो कहीं भी केमिकल कॉम्पोजिशन खराब नहीं हुई, मतलब केमिकल फॉर्मूला तो वही रहा। तो केमिकल फॉर्मूला जब सेम रह रहा है लेकिन स्टेट में डिफरेंस आ गया, स्टेट में चेंज आ गया। यहाँ पर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है वाटर, यहाँ पर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब वाटर जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था तब भी उसका वेट कितना था, 10 ग्राम। और जब वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा था तब भी उसका वेट कितना था, 10 ग्राम। तो कभी भी कोई फिजिकल चेंज होगा, अभी तक जो समझा कि जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, ठीक है, तो तुम्हें एक बात याद रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन वैलिड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। दैट इज जो इनिशियल मास है वही फाइनल मास, ठीक है। सर इसकी एग्जांपल केमिकल चेंज में बताओ। तो पहला इसको थोड़ा सा मोल्ड करके लिख लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ा सा अपन और डिटेल में लिख लेते हैं। इसकी दूसरी फॉर्म ये कहलाई जा सकती है, अगर केमिकल चेंज के लिए देखें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आपके पास दो रिएक्टिंग स्पीशीज है ए और बी, ये दोनों रिएक्ट करके देती हैं सी और डी। तो दो रिएक्टिंग स्पीशीज है ए और बी, और इन्होंने क्या रिएक्ट करके दिया, सी प्लस डी। तो क्या मेरे को समझ आया कि जो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी अगर करें तो वो बराबर आना चाहिए मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी के। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज का भार, दो नहीं दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तो जितनी भी रिएक्टिंग स्पीशीज हैं उन सभी का जो मास है वो बराबर आना चाहिए जितनी भी प्रोडक्ट हैं, आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके भार के सम, उनके मास के सम के बराबर। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि आपका जो मास है हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, चाहे कोई केमिकल चेंज आए चाहे कोई फिजिकल चेंज आए। सर केमिकल चेंज की एग्जांपल, केमिकली इट वाज फर्स्ट वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट। तो लैंडोल्ट एक बंदा था जिसने पहली बारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एप्लीकेबल यहां बताया था कि ये जो लॉ है वैलिड है। तो केमिकली बताने वाला पहला बंदा लैंडोल्ट था, ठीक है।
तो इसको आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। इसमें सिर्फ अभी मैंने इतनी बात समझाई कि जब भी कोई फिजिकल चेंज आए, फिजिकल चेंज वो वाला चेंज जिसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करता, और केमिकल चेंज जिसमें केमिकल फॉर्मूला चेंज कर जाता है। तो मास तो दोनों में ही क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो इतना मैंने आपको इस टॉपिक में समझाया, और भी अभी मैंने समझाना है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, मैं मानता हूं कि आपने लिख लिया होगा, और अभी अपन चलते हैं कि ये जो लॉ आपने पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने जो पढ़ा है, उसमें जो एक चीज समझने वाली है वो ये है कि इसकी एक्सपेरिमेंटल एविडेशन किसने दी थी। तो मैंने अभी पीछे लिखा कि लैंडोल्ट गेव एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कैसे दी उसने? उसने बच्चे एक इस तरीके की ट्यूब यूज की, इस तरीके की बच्चे उसने एक ट्यूब यूज की जिसमें एक साइड पे था NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और यहां पर इस ट्यूब में सोडियम क्लोराइड भरा पड़ा था, और दूसरी साइड इसने यूज किया, क्या यूज किया इसने, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसने सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया। अभी क्या है कि इस ट्यूब को लैंडोल्ट ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। सो ही यूज्ड NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक ट्यूब में यूज किया, इन वन ऑफ द ट्यूब, and in other he used silver nitrate। तो दूसरे में सिल्वर नाइट्रेट यूज किया, AgNO3, ठीक है। अभी then he mixed it, दोनों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो जब मिक्स किया तो बच्चे देन केमिकल रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl अकर्स। इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ। तो केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ तो हमारे पास AgNO3 था और NaCl था। यहाँ पर क्या हुआ कि Na और NaNO3 ने ये दोनों कंबाइन कर दिया और AgCl बन गया। तो NaNO3 प्लस AgCl, तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक एग्जांपल। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उसने परफॉर्म किया और उसने प्रोडक्ट का भी वेट मेजर किया। तो जब ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट करके तो उसको ये पता चला कि मास ऑफ AgNO3 जो था और मास ऑफ NaCl उसने जो यूज किया था वो बराबर था मास ऑफ NaNO3 के प्लस मास ऑफ AgCl के। तो यहां से अपन कंक्लूड कर दिया, अपन ने ये कंक्लूजन दे दी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट होते हैं उनका टोटल मास बराबर होगा टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमने यहां से क्या कर दिया, हमने एक कंक्लूजन निकाली कि टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड। तो टोटल मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। दैट्स क्वाइट गुड। अभी इतना मेरे को लगता है तो मैं समझ आ गया होगा। कोई एक और एग्जांपल अगर आपको कोई पूछे इसके एक्सेप्शन में, तो आप मर्क्यूरिक ऑक्साइड की एग्जांपल लिखो।
तो मर्क्यूरी ऑक्साइड होती है वो, अगर उसको आप गर्म करते हो तो वो मर्क्यूरी प्रोड्यूस करती है और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर रिएक्शन बन गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म किया तो Hg निकल गया और 1/2 O2 निकल गया। अभी ये जो मर्क्यूरी है, इसका जो मर्क्यूरी है, दिस मर्क्यूरी, इसका वेट, मर्क्यूरी ऑक्साइड अगर 100 ग्राम लेते हो तो आपको पता चलेगा कि 92.6 ग्राम मर्क्यूरी प्रेजेंट होगी उसमें और 7.4 ग्राम ऑक्सीजन होगी। तो आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कर सकते हो कि देखो 100 ग्राम प्लस 92.6 प्लस 7.4, तो यहाँ से हमें पता चल गया, ये विजिबल है, हाँ मैं विजिबिलिटी चेक कर रहा था, तो यहाँ पर देखो इन दोनों को सम करते हो तो ये भी क्या आएगा 100 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो, इतना लिख लो। फिर एक लिमिटेशन भी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, ठीक है, उसको अपन समझते हैं, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर उस पर आगे चलते हैं, उसके आगे लिमिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलिए बच्चे अभी स्टडी करते हैं लिमिटेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो क्या लिमिटेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास की वो देखते हैं। लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ, तो यहां पर लिख देंगे लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या लिमिटेशन है कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो पहली लिमिटेशन, एक ही लिमिटेशन है जो है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ये आपका वैलिड नहीं होगा बच्चे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass is not valid for nuclear reactions। ये जो लॉ है ये वैलिड ही नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट कभी भी बराबर नहीं होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट कभी भी बराबर नहीं होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। यहां पर ये रूल एप्लीकेबल है कि मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा ग्रेटर होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। तो जो प्रोडक्ट मास ऑफ रिएक्शन है वो मास ऑफ प्रोडक्ट से, सॉरी मास ऑफ रिएक्टेंट है वो बड़ा होगा मास ऑफ प्रोडक्ट से। हमेशा ही न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको ये ऑप्शन याद रखनी पड़ेगी कि रिएक्टेंट का भार ज्यादा होता है प्रोडक्ट के मास से। तो यहाँ पर अगर मैं लिख लूं समेशन एम आर, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट, समेशन मतलब जितने भी रिएक्टेंट थे, ठीक है, इज ग्रेटर देन समेशन एम पी, वेयर एम आर इज द मास ऑफ रिएक्टेंट एंड एम पी इज द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कराओगे वो आएगा ग्रेटर देन 0। तो अपन को पता चल गया कि कोई मास जो है वो लूज हुआ, कहीं मास चला गया। तो मैंने क्या कहा कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, चेंज इन मास। तो चेंज इन मास ग्रेटर देन 0 होगा, तो चेंज इन मास होगा। अब ये जो मास है वो कहाँ डिसअपेयर हुआ, मास में कहाँ से चेंज आया। तो जो ये चेंज इन मास होता है ना बच्चे, दिस चेंज इन मास, दिस चेंज इन मास is converted into energy। ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वलेंस। मास एनर्जी इक्वलेंस, तो जो आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वलेंस है वो क्या कहता है, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये जो मास है ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में आपको ये बात याद रखनी है कि मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा ही प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, तो कुछ ना कुछ चेंज इन मास आएगा, वही चेंज इन मास जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी। ठीक है, अभी तो अपन क्या लिखेंगे,
modified form of law of conservation of mass. सेंटर ऑफ मास ना समझ लेना, कंजर्वेशन ऑफ मास लिखा है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो वो क्या है? वो ये है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, बट द सम ऑफ मास एंड एनर्जी, द सम ऑफ मास और एनर्जी का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा? विल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। पर प्रैक्टिकली ज्यादा हमने देखा कि मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैंने क्या कहा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मॉडिफाइड फॉर्म ये बन गई कि जो सम होगा मास और एनर्जी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब आप ये लॉ, द अबव फॉर्म इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, हर जगह पर एप्लीकेबल है कि जो जितना भी एनर्जी है और जितना भी मास है, ठीक है, उन दोनों को अगर जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अपन लिख सकते हैं समेशन एम आर ऑफ रिएक्टेंट प्लस समेशन ऑफ ई आर, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, समेशन एम पी, समेशन एम ई पी। तो अपन ये कंक्लूड कर देंगे मॉडिफाइड फॉर्म में, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट और उनमें जो एनर्जी है वो बराबर होगी मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस उसके में जो एनर्जी है। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई होगी। एक बहुत मेरे को जगह चाहिए होगी, तो पहले अगर तुमने नोट करना है तो तुम इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। अभी अपन क्या करेंगे, एक पहला कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चे अगला अपन क्वेश्चन करते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि बर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जब भी अपन किसी चीज को जलाते हैं वो किसकी एग्जाम्पल होती है? इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अभी उन्होंने ये कहा कि मास ऑफ अ पेपर इज ऑलवेज greater than mass of ashes obtained, mass of ashes obtained by burning the paper. Can we conclude that combustion reaction do not follow law of conservation of mass? तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि बर्निंग कहते हैं एग्जांपल है कंबशन रिएक्शन की। बर्निंग किसकी एग्जांपल है? कंबशन रिएक्शन की। तो कहते हैं जब आप पेज को किसी पेज को आप आग लगाओगे, बर्न करोगे, तो वहां पर कंबशन रिएक्शन होगा और जो पेपर जब पूरा जल जाएगा तो आपके पास बचेंगे क्या? एशेस, राख बचेगी आपके पास। तो राख का भार पेपर के भार के बराबर नहीं होता। तो यहाँ से क्या अपन कंक्लूड कर सकते हैं कि कंबशन रिएक्शन जो होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करता। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको। मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक पेपर है, उस पेपर को मैंने बर्न कर दिया। सिंस मैंने बर्न किया है
तो वो किसकी एग्जांपल हुई? कंबशन रिएक्शन की। अभी बर्न करने के बाद हमारे पास क्या बच गई? एशेस। उन एशेस का वेट जो था, भार जो था, मास जो था, वो बराबर नहीं आएगा पेपर के मास के। तो क्या अपन कह सकते हैं कि कंबशन रिएक्शन में कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका भार तो बराबर नहीं आ रहा मास ऑफ रिएक्टेंट के, दैट इज पेज। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बच्चे ये है कि नो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन इज वैलिड हियर आल्सो। यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है, यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। तो अगर वैलिड है तो कैसे वैलिड है? तो आप लिखोगे कि एक्चुअली में जो मास ऑफ पेपर है वो बराबर होगा मास ऑफ एशेस प्लस मास ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड इन कंबशन। तो एक्चुअली में अपन ने एक रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट तो लिया नहीं, गैसेस भी तो प्रोड्यूस होती हैं बर्न करने से। तो जो गैसेस का मास होता है वो तो बाहर चला गया। अगर मास ऑफ गैसेस को मास ऑफ एशेस में ऐड कर देंगे तो वो मास ऑफ पेपर के बराबर ही आएगा। तो ये था एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके बाद अपन लगाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसको देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं? तो देखो, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पहला न्यूमेरिकल है, यहां पर अपन ने न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। उन्होंने लिखा 4.90 ग्राम। तो मैं क्या करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है? तो चलिए अपन न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो जो पहला न्यूमेरिकल है वो ये है कि 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 produces 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जो 4.90 ग्राम है KClO3 का, जब उसको गर्म करते हैं तो वो 1.92 ग्राम ऑक्सीजन पैदा करता है। एंड जो रेसिड्यू है वो है KCl। तो जो रेसिड्यू है वो क्या है? KCl। लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे रह जाता है, वेज 2.96 ग्राम। 2.96 ग्राम। तो उन्होंने कहा है कि शो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स हियर, यहां पर फॉलो होता है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पहले क्या करना है, अपने रिएक्टेंट को क्लासिफाई कर लेना है, अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर लेना है। तो जैसे KClO3 है, इसको अपन हीट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि KCl और O3 बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 3/2 O2। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। अगर आप नहीं भी लिख सकते तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये रिएक्टेंट है और उसको गर्म करने पे ये दोनों चीजें प्रोड्यूस हो रही है। अभी जो इसका मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट, और हमारा रिएक्टेंट हमें पता है कौन है? KClO3। उसकी वैल्यू है 4.90 ग्राम। और मास ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास कौन है? मास ऑफ KCl और मास ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? हमारे पास रिएक्टेंट ये था तो इसका मास मैंने एज इट इज लिख लिया। ये हमारे प्रोडक्ट हैं तो इनके मासेस हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इनका जो मास गिवन है वो है 1.92, सॉरी इसका है बच्चे 2.96, KCl का है 2.96 और इनका है 1.92। अगर अपन ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 4.88 ग्राम। तो सर यहाँ पर जो रिएक्टेंट का भार है वो होगा 4.90 और इसका कितना है? 4.88।
तो यहाँ पर तो कंजर्वेशन वैलिड नहीं हुई। तो आपको एक केस याद रखना है कि 5.5 से डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.5 ग्राम से डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर पॉइंट कितना है, 0.2 ग्राम का। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि हेयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास का, यहां पर वैलिड है, इज वैलिड हियर, ठीक है। एंड जो अनोमली आ रही है, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है 0.2 ग्राम का, डिफरेंस कितना है इनमें, डेल्टा एम कितना है, 0.2 ग्राम, ठीक है। एनोमली दैट इज इन मास, अनोमली मतलब डिफरेंस जो आ रहा है, अनोमली इन मास इज ड्यू टू some errors performed while calculating the mass. तो यहां से अपन ने क्या कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या रहेगा, वैलिड, 100% लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। क्यों? क्योंकि हमें 0.5 ग्राम से ऊपर का डिफरेंस नहीं चाहिए होता, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 0.2 ग्राम का। और ये 0.2 ग्राम की गलती क्यों हुई होगी, क्योंकि अपन ने कोई अप्रोक्सीमेशन गलत ले ली होगी, क्योंकि मासेस जैसे एग्जैक्ट मास आएगा 2.967, तो राउंडिंग ऑफ में कहीं प्रॉब्लम अपन ने कर ली होगी, ठीक है। यहाँ कोई कैलकुलेशन मास आपने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया होगा, तो उसमें थोड़ी सी गलती होगी। तो यहाँ से अपन ये प्रूव कर, तो मेरे को लगता है आपने ये लिख लिया होगा, और अपन इसको इरेज करते हैं और अगला न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जो अगला न्यूमेरिकल है वो है आपका जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है when 4.2 gram of NaHCO3 sodium bicarbonate is added to a solution of acetic acid, weighing 10 gram, it is observed that 2.2 gram of carbon dioxide is released in atmosphere and the residue left behind is found to weigh 12 grams. Show that the reaction follows law of conservation of mass। तो क्वेश्चन है बच्चे कि हमारे पास 4.2 ग्राम NaHCO3 है, जिसमें अपन ने 10 ग्राम्स क्या किया है, 10 ग्राम्स एसिटिक एसिड डाला है और 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है। बाकी जो रेसिड्यू बचा उसमें उसका वेट है 12 ग्राम। तो ये क्वेश्चन है। अभी अपन ऐसे लिख लेंगे कि NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड Ci3COOH, आप याद करना शुरू करो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट और ये एसिटिक एसिड, ये आपको कुछ रेसिड्यू देते हैं प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो जो इसका मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट जो इसका है वो है 4.2 ग्राम, इसका मास है बच्चे 10 ग्राम, तो टोटल मास हुआ 14.2 ग्राम, ठीक है। तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो है 14.2 ग्राम। रेसिड्यू का जो भार है, रेसिड्यू का भार कितना है, रेसिड्यू इज ऑफ
12 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड है 2.2 ग्राम, तो टोटल भार कितना हुआ 14.2 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट भी 14.2 ग्राम है और मास ऑफ प्रोडक्ट भी 14.2 ग्राम है। तो हेंस मास, सिंस मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट का मास है, इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, thus we can say that, हम क्या बता सकते हैं, we can say that law of conservation of mass is valid, law of conservation of mass is valid, law of conservation of mass valid है। तो इसको बच्चे अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन। तो पॉज करके बच्चे इसको नोट कर लो, ठीक है, और अगले क्वेश्चन में आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो जो बच्चे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, कितना मास सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्ट करेगा, विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना मास हमें सिल्वर नाइट्रेट का चाहिए जो कि रिएक्ट करे 5.85 ग्राम से और 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड पैदा करे और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट पैदा करे। तो पहले आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। जब अपन ने लैंडोल्ट्स रिएक्शन पढ़ा था, जो लैंडोल्ट्स ने परफॉर्म किया था, तो उसमें यही रिएक्शन आया था कि हमारे पास होती है बच्चे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और क्या होता है बच्चे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या बनाता है बच्चे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो AgNO3 बच्चे किसके, AgCl किसके बराबर है, AgNO3 का मास को अपन मान लेते हैं x, NaCl का भार आया है बच्चे 5.85 ग्राम्स, तो इसको हमने लिख लिया 5.85 ग्राम्स, और NaNO3 का जो वेट है वो है 14.35 और सोडियम नाइट्रेट का जो वेट है वो है सोडियम नाइट्रेट, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर 14.35 ग्राम है सिल्वर क्लोराइड का, तो 14.35 ग्राम है सिल्वर क्लोराइड का और 8.5 ग्राम है सोडियम नाइट्रेट का। तो अपन कहेंगे, अपन हमें अभी इन सभी के मासेस मिल गए हैं, तो इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारे रिएक्टेंट है, ये दोनों रिएक्टेंट, तो मास ऑफ AgNO3 प्लस मास ऑफ NaCl must be equal to mass of NaNO3 प्लस मास ऑफ AgCl। तो 8.5 प्लस 14.35 दोनों ग्राम्स में, और ये इसके मास को अपन ने x ग्राम माना हुआ है, इसका वेट है 5.85, तो इसको अपन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14.35 प्लस 8.5, यहाँ पर कर लेते हैं 14.35 एंड 8.5, तो 5 8 12, so it is 22.85, so x ग्राम प्लस 5.85 ग्राम इक्वल्स टू 22.85 ग्राम। अब इसको इधर इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.85 ग्राम्स, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 17, तो
जब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 22.85 ग्राम माइनस 5.85 ग्राम, सो वी कैन गेट कि जो x है वो हमारा है 17 ग्राम्स के बराबर। x इज 17 ग्राम। तो यहाँ से अपन ने मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ढूंढ लिया। एक इजी क्वेश्चन था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बस ये करना है आपको, या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना होगा, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट को प्लस कर देंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट को प्लस कर देंगे और दोनों को बराबर आने चाहिए। और या फिर क्वेश्चन आएगा कि एक का मास आपको मिसिंग दिया होगा और बाकी सभी का मास आपको अवेलेबल होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के आपको दूसरे का मास निकालना है। तो मेरे को लगता है इतनी तुम्हें समझ लगी होगी। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लगानी है, ठीक है। अगर तुम ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड्स स्कूल्स के लिए, तो बोर्ड्स के लिए तो चलो क्वेश्चंस लगाने ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए लाइक नीट और JEE तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा तो अपन वी विल सॉल्व अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें कितने सारे क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक के करवाए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं रिएक्ट करेगा, विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड to produce 14.35 gram of silver chloride, 14.35 gram of silver chloride and 8.5 gram of sodium nitrate, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना मास हमें सिल्वर नाइट्रेट का चाहिए जो कि रिएक्ट करे 5.85 ग्राम से और 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड पैदा करे और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट पैदा करे। तो पहले आप इसकी केमिकल इक्वेशन लिख लीजिए। जब अपन ने लैंडोल्ट्स रिएक्शन पढ़ा था, जो लैंडोल्ट्स ने परफॉर्म किया था, तो उसमें यही रिएक्शन आया था कि हमारे पास होती है बच्चे सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और क्या होता है बच्चे सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या बनाता है बच्चे सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो AgNO3 बच्चे किसके AgCl किसके बराबर है, AgNO3 का मास को अपन मान लेते हैं x, NaCl का भार आया है बच्चे 5.85 ग्राम्स, तो इसको हमने लिख लिया 5.85 ग्राम्स और NaNO3 का जो वेट है वो है 14.35 और सोडियम नाइट्रेट का जो वेट है वो है सोडियम नाइट्रेट, गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर 14.35 ग्राम है सिल्वर क्लोराइड का, तो 14.35 ग्राम है सिल्वर क्लोराइड का और 8.5 ग्राम है सोडियम नाइट्रेट का। तो अपन कहेंगे, अपन हमें अभी इन सभी के मासेस मिल गए हैं, तो इसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हमारे रिएक्टेंट है ये दोनों रिएक्टेंट, तो मास ऑफ AgNO3 प्लस मास ऑफ NaCl must be equal to mass of NaNO3 प्लस मास ऑफ AgCl। तो 8.5 प्लस 14.35 दोनों ग्राम्स में, और ये इसके मास को अपन ने x ग्राम माना हुआ है, इसका वेट है 5.85, तो इसको अपन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14.35 प्लस 8.5, यहाँ पर कर लेते हैं 14.35 एंड 8.5, तो 5 8 12, so it is 22.85, so x ग्राम प्लस 5.85 ग्राम इक्वल्स टू 22.85 ग्राम। अब इसको इधर इससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5.85 ग्राम्स और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 17,
तो जब ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 22.85 ग्राम माइनस 5.85 ग्राम, सो वी कैन गेट कि जो x है वो हमारा है 17 ग्राम्स के बराबर, x इज 17 ग्राम। तो यहाँ से अपन ने मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ढूंढ लिया। एक इजी क्वेश्चन था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, बस ये करना है आपको, या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना होगा, दैट इज मास ऑफ रिएक्टेंट को प्लस कर देंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट को प्लस कर देंगे और दोनों को बराबर आने चाहिए। और या फिर क्वेश्चन आएगा कि एक का मास आपको मिसिंग दिया होगा और बाकी सभी का मास आपको अवेलेबल होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के आपको दूसरे का मास निकालना है। तो मेरे को लगता है इतनी तुम्हें समझ लगी होगी। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ठीक है। देखिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत लगानी है, ठीक है। अगर तुम ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बोर्ड्स स्कूल्स के लिए, तो बोर्ड्स के लिए तो चलो क्वेश्चंस लगाने ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए लाइक नीट और JEE तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा तो अपन वी विल सॉल्व अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, एक लाइव सेशन लूंगा जिसमें कितने सारे क्वेश्चंस मैंने इस टॉपिक के करवाए होंगे, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लग गई है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। और अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि फोर्थ क्वेश्चन 1.70 ग्राम, नहीं ये वाला क्वेश्चन नहीं है। व्हाट मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितना मास सोडियम क्लोराइड का would be decomposed by 9.8 gram of sulfuric acid if 12 gram of sodium bisulfate, 12 gram of sodium bisulfate and 2.75 gram of hydrogen chloride will be produced। तो बस ये सिंपलर क्वेश्चन है, एक बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया है वैसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो और तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत अच्छी तरह से और इन ग्रेट डिटेल आ जाएगा। तो इसको ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं तुम्हें टाइम देता हूँ 3, 2 और 1। अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, तुम्हें अगर वीडियो पॉज करनी है तो पॉज करके पहले अपन खुद क्वेश्चन निकालो और खुद क्वेश्चन निकालने के बाद जो आंसर आया उसके साथ ही मैच करा करो, तो ताकि तुम्हारी वीडियो के साथ भी क्या चलती रहे, प्रैक्टिस चलती रहे। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे। तो सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। ये प्रोड्यूस कर रहे हैं सोडियम बाइसल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर तुमने रिएक्शन लिखना है, ठीक है, तुम्हारे जब जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस करते जाओगे और थ्योरी पढ़ते जाओगे तो तुम्हें सारे कंपाउंड्स के नाम भी और रिएक्शन लिखने भी अपने आप ही आ जाएंगे। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो क्या हुआ कि Na और एक HSO4 इधर चला गया, यहाँ पर सिर्फ एक H और यहाँ पर सिर्फ एक Cl, तो यहाँ पर बना दिया HCl। अभी तुम्हें इसका मास पूछ रहे हैं, इसका मास है x ग्राम्स। सोडियम इसका सल्फ्यूरिक एसिड का जो भार है वो है 9.8 ग्राम, ठीक है। और इसका जो भार है सोडियम सल्फाइड का वो है 12 ग्राम और इसका है 2.75 ग्राम्स, ठीक है। समझ लगी होगी। तो x से 9.8 12 ग्राम और 2.75 ग्राम, तो वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्चुअली मैं इतना डिटेल में क्यों लिखता हूँ, है ना, बड़े बच्चों ने क्लासेस में मेरे को पूछते हैं कि आप एक एक लाइन टू लाइन क्यों लिखते हो। इस लाइन टू लाइन लिखने के 3 फायदे होते हैं। एक तो ये कि तुम्हें आदत पड़ जाती है कि पूरे क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली सॉल्व करें। दूसरा, एग्जामिनर बहुत इजीली आपको नंबर दे देता है, पूरा क्वेश्चन ही रीड करता है और उसने देखता है कि यार उसने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में लिखा है बच्चे ने, तो वो आपको एज इट इज नंबर दे देता है, क्वेश्चन पढ़ता नहीं है ज्यादा। और तीसरा, आपको ये होता है कि आपकी कहीं गलती नहीं हो जाती। तीसरा, अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो आपकी कोई गलती नहीं हो पाएगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ NaCl प्लस मास ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू मास ऑफ NaHSO4 प्लस मास ऑफ HCl। तो यहाँ पर लिख लेंगे x प्लस 9.8 ग्राम्स इक्वल टू 12 प्लस 2.75 ग्राम। तो पहले इन दोनों को प्लस कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 14.75 ग्राम, x प्लस 9.8 ग्राम। तो x की वैल्यू 14.75 ग्राम माइनस 9.8 ग्राम, तो ये आ जाएगा। और इनको अपन सब्ट्रैक्ट कर ले तो 14.75 और 9.8, तो इधर आ जाएगा 9, 13, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.95। तो मैंने क्या किया कि एक 5 आ गया, इधर से 1 लिया तो 9 आ गया, और यहाँ पर कितना था 13, तो 13 माइनस 9 4। तो यहाँ पर कितना आ गया 4.95 ग्राम आंसर आ गया। तो मेरे को लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी डिटेल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा दिया है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो इसको याद रखना, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि सिर्फ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगी, अगर कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो शो वाला तो पूछ नहीं सकता, प्रूफ वाला तो पूछ ही नहीं सकता कि शो दैट इट होल्ड्स और नॉट। तो ऑब्जेक्टिव में ये नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ फाइंडिंग द मास ऑफ अदर का क्वेश्चन आएगा, जैसे अपन ने कर लिए मास ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो मेरे को लगता है मैंने तुम्हें काफी डिटेल में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तुम्हें समझा दिया है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।